12 यानी क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं अपनी टर्म फर्स्ट के लिए, तो मैंने बोला था कि मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा बढ़िया से एकदम। तो हम लोग सॉलिड चैप्टर को आज रिवाइज़ करेंगे और ये सॉलिड चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने जा रहे हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए फिर आपको तैयारी का एक तरीका मिलना चाहिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मैं कक्षा 12 यानी क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न आया इसके लिए पूरी मदद के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन करना शुरू करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एमॉर्फस सॉलिड अमंग द फॉलोइंग। इसमें कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है, तो ज़रा आप बताएंगे कि एमॉर्फस सॉलिड इसमें कौन सा है। तो आप जान रहे हैं कि डायमंड, ग्रेफाइट और कॉमन सॉल्ट ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं और ये ग्लास जो होगा वो एमॉर्फस सॉलिड होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। द प्रॉपर्टी नॉट एट्रीब्यूटेड टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं शो करते। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होते हैं और आइसोट्रॉपी नहीं शो करते हैं। क्रिस्टलाइन शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री होती है, हाई इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज होता है, तो ये आइसोट्रॉपी नहीं शो करते हैं। इसका मतलब सेकंड का फिर ए ऑप्शन हो जाएगा। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम नोन एज, जो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं, कितने होते हैं बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। तो वैसे तो टोटल 14 आते हैं, लेकिन बेसिक जो होते हैं वो 7 ही होते हैं। आपने देखा क्यूबिक, टेट्रागोनल, CTORHMT याद रखिएगा, CTORHMT ये बेसिक होते हैं, तो बेसिक ध्यान रखिएगा। स्टेट सिस्टम विच हैव नॉट बीन करेक्टली, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूबिक है, देखिए बी वाले को देखिए, जो क्यूबिक है उसमें तीनों बराबर होते हैं, जबकि इसमें गलत दिया है। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ बीटा होता है, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जबकि यहाँ नॉट 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसलिए ये फिर यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फिर यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा इसका, यही करेक्टली जो है वो करेक्टराइज्ड नहीं है। अब फोर्थ पे आते हैं। इन अ सोडियम क्रिस्टल ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस एंड ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस, आप जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। एन आयनिक सॉलिड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, आयनिक सॉलिड क्योंकि उसमें आयंस नहीं बनते हैं। आयंस आर टाइटली हेल्ड इन सॉलिड स्टेट, जो आयंस जो होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं, सॉलिड होते तो हैं लेकिन टाइटली हेल्ड होते हैं, फ्री नहीं होते, मूवमेंट नहीं करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा। द क्रिस्टल हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, द क्रिस्टल हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कौन से क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं इनका भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मॉलिकुलर का कम होता है, मेटेलिक का कम होता है। लेकिन जो आपको बता देते हैं यहाँ पर जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें डायमंड है इस टाइप के, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से होता है। तो जो इसका आंसर आएगा वो कोवेलेंट, आप अधिकतर सोच रहे होंगे कि आयनिक क्रिस्टल होगा, लेकिन ना इसमें कोवेलेंट सॉलिड ही आंसर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 पे आइएगा। द क्रिस्टल वेरी सॉफ्ट इन नेचर, कौन सा क्रिस्टल सॉफ्ट होता है। तो आयनिक तो सॉफ्ट होते नहीं, कोवेलेंट भी सॉफ्ट नहीं होते, मेटेलिक तो यानी कि जो मॉलिकुलर क्रिस्टल्स होते हैं ये सॉफ्ट नेचर में होते हैं, क्योंकि वीक वैन डर वाल फोर्सेज इनके अंदर रहता है, इसीलिए ये सॉफ्ट नेचर में काउंट किए जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली हेल्ड इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली हेल्ड इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये कोवेलेंट रहते हैं, मॉलिक्यूल रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें वेंडर भाई कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कोवेलेंट एटम की बात नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो मॉलिक्यूल्स हमेशा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में रुके रहते हैं, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ कन्फ्यूज़न ना रखिएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट, कौन सी कंडीशंस फेवरेबल हैं जो सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट करने में मदद करती हैं। तो साहब आप जान लीजिए कि इसमें जो कंडीशंस है कि अगर हाई टेम्परेचर कर देंगे तो सॉलिड बिखर जाएगा, हाई थर्मल एनर्जी, वीक कोहेसिव फोर्स ना, तो लो टेम्परेचर पर लंबे समय तक ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे, ज़्यादा रुके रहेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड की करेक्टरिस्टिक इसमें नहीं है। तो आइसोट्रोपिक नेचर नहीं होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एन आइसोट्रोपिक होते हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, कौन इसमें एमॉर्फस सॉलिड है।
तो आप जान लीजिए इसके अंदर जो क्वार्ट्स है, ग्लास सिलिका जो दिया हुआ है, अगर इसको लगाया जाए तो फिर क्या ये अमॉर्फस सॉलिड होगा? तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है, ध्यान देने वाली हो जाती है कि जो सिलिका होता है, क्वार्ट्स ग्लास है, तब तो ये क्रिस्टलाइन है, लेकिन अगर ये ग्लास फॉर्म में नहीं है, इसको हीट कर दिया जाए, फिर ठंडा किया जाए, तो इसका मतलब फिर ये कन्वर्ट क्रिस्टलाइन हो जाता है। फिलहाल अभी तो आंसर इसका बी ही होगा 12 का, लेकिन अब यहाँ पर जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग बी ही आंसर है। फिर आ जाइए 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज द सिस्टमेटिक अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होगा कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो देखिए इक्वल नंबर कौन से अपोजिट डायरेक्शन में है वो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, मतलब आंसर फिर इसका डी लगा लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन में। बात ध्यान रही, इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्वार्ट्ज ग्लास। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास के अंदर क्या होगा, सेम रहेगा इन ऑल द डायरेक्शंस। तो इसका मतलब 14 वाले का जो आंसर आएगा ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होगी ना। आइसोट्रॉपी वही होती है जब ऑल द डायरेक्शंस में सेम रहे प्रॉपर्टी, है ना। 15 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द अमॉर्फस सॉलिड। जो अमॉर्फस सॉलिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं दे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन हीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड्स कैन बी मोल्डेड ऑन हीटिंग, दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर ना। अमॉर्फस सॉलिड जो है एनआइसोट्रॉपिक नहीं होते हैं, मतलब वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो फिर 15 का जो आंसर आएगा वो डी ही आएगा, यानी यही स्टेटमेंट गलत हो गया। तो द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता क्यों है? तो ये रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से होता है। पार्टिकल्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट, एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ मेंटेन होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो यही आंसर फिर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो बात मैंने बोली हुई है। 17 पे आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। आयोडीन के मॉलिक्यूल आपस में क्रिस्टल लैटिस से बंधे रहते हैं। तो इसमें जो फोर्स होता है, तो आयोडीन में जो I2 मॉलिक्यूल है ना, तो I2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, लंडन फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा नहीं। I2 है को ये डाइपोल भी नहीं बन सकता, तो लंडन फोर्स ही इसमें काम करता है, जो एक वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की कैटेगरी के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। तो नेटवर्क सॉलिड का मतलब वो कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड मीन्स कोवेलेंट सॉलिड हो जाता है। वो कोवेलेंट सॉलिड जो है डायमंड कहलाता है। डायमंड इज़ द बेस्ट जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, और इसके अंदर कोवेलेंट ऐसे करके मॉलिक्यूल, कोवेलेंट एटम्स ऐसे जुड़े रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज़ नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसमें कौन सा सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है? तो आप ये जान लीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आयोडीन नहीं हो सकता, क्योंकि आयोडीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और ये मॉलिक्यूल में कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री नहीं। तो 19 का फिर आंसर आप सी तो हो ही गया। अच्छा, H2O सॉलिड स्टेट में तो ये भी नहीं होगा, फिर इसका मतलब फिर सी और डी ऑप्शन फिर लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी लगाएंगे, तो सी और डी सी में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक। आप ये बात ध्यान रखिए, ये मत पूछिएगा H2O सॉलिड, यहाँ प्योर H2O सॉलिड की बात हो रही है, इस बात का आप ध्यान रखना नहीं, आप कंफ्यूज कर दें, कहीं आप भी हो और दूसरे को भी करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड। कौन सी करेक्टरिस्टिक आयनिक सॉलिड की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की करेक्टरिस्टिक ये एनाइसोट्रॉपी नेचर में होते हैं। 20वां क्वेश्चन, ये तो सही है। ब्रिटल नेचर में ये भी सही है। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट नहीं, हाई वैल्यू होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो 20 का फिर आंसर ए आ जाना चाहिए। ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका आंसर 21 वाले का आंसर जो है वो बी जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स बिहेव एज ए कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ टेम्परेचर। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पर डिपेंडेंस की बात हो रही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव्स ए कंडक्टर की, कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह कौन बिहेव करता है जो टेम्परेचर घटाएंगे और बढ़ाएंगे। तो 22वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। TiO3 जो होता है वो कंडक्टर हो जाता है और इंसुलेटर हो जाता है, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू पे, यानी कि घटाने बढ़ाने की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक मेटल्स। जो मेटल की तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर दे, तो CrO2 जो होता है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक ए मेटल शो करता है, क्योंकि इसी से बनाई जाती है वही
में आपने देखा होगा चुंबक बनाई जाती है इससे। 23 क्वेश्चन हो गया। अब ये आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे कितने क्वेश्चन हैं देखें, अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आए बच्चों। मेहनत कर लो यार, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। आप अगर आपको कोई मिल रहा है मेहनत कराने वाला तो मेहनत करने में फिर क्या कंजूसी यार, मेहनत करो खूब बढ़िया से, है ना, अच्छे नंबर लाओ, यही आपकी जीत होगी। क्योंकि क्या है, जितने भी हमारे बच्चे हैं, साथी हैं, ये सब पढ़ने जाते हैं इधर उधर, ये उससे बेटर है कि आपको जब मैं मटेरियल दे रहा हूँ तो फिर घर पे क्वेश्चंस लगाइए, मेहनत करिए, है ना। द लेटेस्ट साइट इन ए प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाई, तो लेटेस्ट साइट प्योर क्रिस्टल में कहाँ नहीं ऑक्यूपाई होती है, तो आप ये जान लीजिए कि द लेटेस्ट साइट इन ए प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड, तो लेटेस्ट साइट इलेक्ट्रॉन के थ्रू ऑक्यूपाई नहीं की जा सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। आयन मॉलिक्यूल लेटेस्ट साइट इन प्योर क्रिस्टल में, प्योर है तो इम्प्योरिटी नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब डिफेक्ट नहीं होगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं जा सकता, ये बात ध्यान रखें। 25 ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज ए आयनिक सॉलिड, नहीं हो सकता ग्रेफाइट किसी भी कीमत पर, क्योंकि आयनिक सॉलिड नहीं है, कोवेलेंट में आता है, कंडक्टिंग भी है, नेटवर्क भी है, वो सब ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग कर लेते हैं कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट इन मेटल, जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है कैटायंस आर इंटरस्टिशियल फ्रैंकल में होते हैं ना, तो ये तो आपको पता होगा फ्रैंकल डिफेक्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप रखिएगा, है ना, इस वाले को। तो इसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया, आपको पता है कि ये फ्रैंकल डिफेक्ट में ही कैटायंस डिसलोकेट होते हैं। Schottky defect is observed in a crystal. Schottky defect is observed in a crystal when some cations are moved. Schottky defect equal number of cations and anions are, ये तो फिर क्वेश्चन नंबर 27 पे जाइए और 27 का फिर आंसर फिर आप यही लगा लीजिए, ये इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing. Which of the following is true about the charge acquired by the p टाइप सेमीकंडक्टर? p टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव होल पैदा हो जाते हैं, आप जानते हैं। तो पॉजिटिव होल जो पैदा होते हैं वो कहाँ पैदा होते हैं? Which of the following is true about the charge acquired by the p टाइप सेमीकंडक्टर? जो p टाइप सेमीकंडक्टर होता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि थोड़ा एक बार और पढ़ते हैं। Which of the following is true? ट्रू है about the charge acquired by the p टाइप सेमीकंडक्टर। p टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा चार्ज एक्वायर होगा? तो न्यूट्रल ही रहते हैं, चार्ज तो कोई आता नहीं पी टाइप पे, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि पी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव होल है, ना कि वहाँ पर कोई पॉजिटिव साइन है, तो होता तो फिर वो न्यूट्रल ही आप जान रहे होंगे। जैसे कि मान लो अब लोअर ग्रुप की इम्प्योरिटी जब हायर ग्रुप में डाली जाएंगी तो वहाँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज दोनों मेंटेन रहते हैं, यानी न्यूट्रल ही रहेगा, सही है। टू गेट ए एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन इट वुड बी डोप्ड विद द सब्सटेंस विद वैलेंसी, यानी एन टाइप है तो हायर ग्रुप इम्प्योरिटी डाल दें, यानी कि जिसकी वैलेंसी 5 हो उसको डाल दीजिए, अपने आप तैयार हो जाएगा। तो 5 वैलेंसी वाले को डालिए इसके अंदर। द टोटल नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड्स इन ए फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड इसका मतलब 8 फिर बन जाने चाहिए, तो 30 का आंसर भी लगा लीजिएगा। फार्मूला ही होता है टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, सिंपल फार्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट आर शोन बाय द AGBR? AGBR दोनों डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल भी शो करता है और शॉर्टकी भी शो करता है, तो फिर 31 वाले का आंसर भाई साहब हम फिर ए लगा लेते हैं इस तरीके से, ए और बी। इन विच पेयर मोस्ट इफिशियंट पैकिंग इज़ प्रेजेंट, तो वो मोस्ट इफिशियंट जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट पैकिंग का हो जाए तो वो CCP या SCP होता है, उनके अंदर ज़्यादा हो जाती है। SCP CC में क्या होता है 74% होता है, ठीक है, और BCC में केवल 68% होता है। SCP CC में कितना होता है 74%, जबकि BCC के अंदर केवल 68 होता है, तो फिर आंसर बी ही लगाइएगा इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द परसेंटेज ऑफ द एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर 68 100 में से घटा दीजिए तो 100 माइनस 68 मतलब 32, फिर आंसर इसका 33 का सी आ जाना चाहिए, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, मतलब ट्रू नहीं होगा, नॉट ट्रू है ना, तो इसका मतलब फिर हम 34 वाले को पढ़ लेते हैं कि द कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ये सही है, इट इज़ 74 ये भी सही है। टेट्राहेड्रल वाइड्स आर सेकंड लेयर कवर्ड बाय द थर्ड लेयर इन द अरेंजमेंट स्फीयर ऑफ द फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली, नहीं यही गलत हो गया, एग्जैक्टली नहीं लाइन हो सकती है, तो यही आंसर इसका डी आंसर फिर आएगा, इसका आंसर डी लगाइएगा। 34 वाले का आंसर डी लगाइएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैटायंस एंड आयंस इन द पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी सेम? कोऑर्डिनेशन नंबर तो सोडियम का क्लोराइड का सोडियम बराबर ही रहता है, तो इसका मतलब हुआ कि 35 वाले में कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है कि क्लोराइड आयंस फ्रॉम FCC लैटिस एंड Na पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टेट, तो ये भी तो सही है।
तो सी ए डाइपोस्टिन नहीं, गलत है। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल का मतलब इसके अंदर भैया 35 वाले में 2 सही जा रहे हैं, तो ये डी सही जा रहा है मेरे हिसाब से, और ये ए सही जा रहा है। मतलब इस मिटा के मैं आपको दिखा दूँ, ये क्वेश्चन ये वाला और ये वाला सही जा रहा है। अब आप एक बार चेक करिएगा। फिलहाल तो इसका क्लोराइड आयंस फॉर्म FCC बनाते हैं, सोडियम आयंस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में होता है, ठीक है। सल्फाइड आयंस फॉर्म द FCC, ये भी सही है, ठीक है। दोनों ए और डी ही लगाइएगा इसमें, यानी कि 35 वाले में दोनों ही सही आएंगे, मुझे यही लग रहा है, मुझे अनुमान है कि यही सही होगा। आप भी यही आइडिया दीजिएगा जब। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए स्क्वायर क्लोज पैक ऑफ 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैक में क्या स्ट्रक्चर और मतलब क्या नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो फिर आप जान लीजिए। फिर इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है 2 डायमेंशन के अंदर, 2 डायमेंशन। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और केवल कंसेप्चुअल है और ये कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखें। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। डोपिंग से कौन सा डिफेक्ट पैदा हो जाता है, तो डोपिंग से जो डिफेक्ट पैदा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब उसमें इम्प्योरिटी डाली जा रही है ना, तो जब इम्प्योरिटी डाली जाएगी तो डिफेक्ट जो पैदा होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इसको कह सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफेक्ट हुआ ना। डोपिंग पड़ी तो इसका मतलब डोपिंग में इम्प्योरिटी डाली तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन, ये तो एन टाइप पी टाइप से सेमीकंडक्टर भी यही से तो बनते हैं। तो 38 पे देखिए, सिलिकॉन डोप्ड विद द इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म। सिलिकॉन में इम्प्योरिटी रिच डालती तो एन टाइप बन जाएगा सिंपली, तो 38 का एन टाइप लगा दीजिए आप झम्म से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड, ये तो सही है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड बाय परमानेंटली, नहीं, ये हो जाते हैं, मतलब 39 वाले का फिर आंसर बी लगाइए। उसका 40 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द आयनिक सॉलिड। जो आयनिक सॉलिड पे ट्रू नहीं है, तो ये बात अपने आप बताइएगा कि आयनिक सॉलिड पे कौन सा है। देख लेते हैं कि बिगर आयंस फॉर्म द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, स्मॉलर आयंस ऑक्यूपाई द, ठीक है। उसके बाद द फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्यूपाइड डिपेंड अपॉन द रेडियाई ऑफ द आयंस, नहीं, बिल्कुल यही डी, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है ना। पढ़िएगा इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 40 वाला। नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड ऑलवेज डबल होते हैं, है ना। यानी फार्मूला आपको पता है कि 2n होता है, 2n इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल वाइड और n इज इक्वल टू क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 41 आप लगाइएगा। थोड़ा होमवर्क भी आपको देता हूँ बच्चों, आप ऐसा करिएगा 41 से लेकर के और 46 तक क्वेश्चंस हैं, तो एक होमवर्क में ये डाल लीजिए। एक होमवर्क ये इसके आगे HW लिख देता हूँ बच्चों, इसके आगे भी HW लिख लेता हूँ, और इसके बाद पेज नंबर नेक्स्ट पे जाता हूँ, इनके आगे भी मैं HW ही लिखूँगा। इम्पोर्टेंट है, ये भी HW में डाल रहा हूँ, ये भी HW में ही डाल रहा हूँ। केवल मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क के लिए। तो बच्चों ये मैंने वीडियो आपको बनाई है, इसलिए बनाई है आपके लिए क्योंकि आप इसकी मेहनत करें, सॉलिड चैप्टर को रिवाइज़ करें और अपने बोर्ड की प्रिपरेशंस को बिल्कुल पक्का कर लें। साथ में मेरे जितने भी PGT के भाई बहन हैं वो लोग भी अगर चाहें तो इस सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, मदद आपको ज़रूर मिलेगी। हालांकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है, 12th लेवल का है, 12th में पूछे गए क्वेश्चंस मैं इसमें बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग जो भी अगर चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।